मजबूत विपक्ष के लिए भी लोगों ने वोट किया है कि यही एक सच पूछे झटका होगा राजद के लिए कि जो मुख्य विपक्षी दल है, जिसको पिछले चुनाव में अकेले सबसे अधिक पार्टी लड़ी थी ना, लेकिन 23% वोट मिला था। 25 सीट पर राजद सिमट गया और इस चुनाव में यदि ये झटका लगेगा तो उसके लिए आत्ममंथन का ये चुनाव होगा। तेजस्वी की कार्यशैली, जेनजी का प्रभाव, ये जेनजी आंदोलन का प्रभाव रहा है। ऐसा नहीं, यंगस्टर जो है, खास करके जो 15 से 30 साल की उम्र के लड़के हैं, एक तो उसका रहा ही, वो बदलाव का हिमायती होता है। लेकिन ये भाजपा के लिए चिंतन का विषय जरूर होगा कि यदि वो चुनाव नहीं जीतती। मार्जिन कितना देख रहे हैं सर आप? 5 से 10 हज़ार के अंतर का ये हार जीत होगा। इतना कंटेस्ट है नहीं है ये, और जिस ढंग का है इसमें, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन फिर अभी भी मानता हूँ कि चुनाव में हार जीत का अंतर कम होगा। लेकिन बीजेपी का पलड़ा अभी मुझे भारी दिखता है कि आज उन्होंने इस्तीफा दिया और कल राज्यपाल दीपक प्रकाश को नॉमिनेट कर देंगे। ये भी मामला कहीं न कहीं कोर्ट का मामला बनेगा। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में एक उपचुनाव हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही थी, और चर्चा इस वजह से भी काफ़ी तेज है क्योंकि यहाँ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीट बचा पाने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं? चुनाव के ठीक पहले सर आपसे बातचीत हुई थी, हमारी लंबी बातचीत हुई थी, आपने सारा चीज़ जो है डिटेल में बताया था, उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ दीपक प्रकाश की कुर्सी खतरे में आई और भाजपा किस तरीके से संकट मोचक बनकर उभरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सर, पहला सवाल यही है कि क्या जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उपचुनाव के कि प्रशांत किशोर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, आपका क्या आकलन है? एग्जिट पोल की बात आप कर रहे हैं, जो कई एजेंसियों ने किया है और दिखाया है कि प्रशांत किशोर की बढ़त है। ये एग्जिट पोल हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता है। पहले तो इसको ये समझना चाहिए। सारे चुनाव में एग्जिट पोल आते हैं, कभी सही भी हो जाते हैं, कुछ के सही होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। ये एक संकेत है। निश्चित रूप से आपने भी चर्चा की थी कि इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर का बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहेगा। नंबर 2 तो होंगे ही, अब नंबर 1 हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये बात मैंने आपसे कही थी। लेकिन फिर अभी भी मानता हूँ कि चुनाव में हार जीत का अंतर कम होगा। लेकिन बीजेपी का पलड़ा अभी मुझे भारी दिखता है। अच्छा, हाँ। अब ये अलग है कि हार जीत का अंतर जब कम होगा, बताइए, जनरल चुनाव में 41% वोट पड़े थे और इस चुनाव में इतनी अपील हुई। 2 महीना जिस ढंग से सरगर्मी मीडिया ने भी बनाए रखी और थी भी सरगर्मी, इसलिए कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट के लिए उपचुनाव हो रहा था। जो खुद 5 बार यहाँ से एमएलए रहे थे, उनके पिताजी भी 3 बार रहे थे। आई भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। आपने इन्हीं 3 शब्दों में समराइज भी किया था कि बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है और प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा हो रही है। और राजद के लिए कठिन चुनौती है कि जो दूसरे स्थान पर वो राजद रहा था, इस बार वो फिर कम से कम वो स्थान बरकरार रखे। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आप बता रहे हैं, एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने हैं, उससे ये दिखता नहीं है। दिखता है कई एग्जिट पोल में तो प्रशांत किशोर की बढ़त दिखाई है कि 40% वोट मिला है और बीजेपी का कैंडिडेट 35% तक गया है। ये सचमुच में भी ऐसा नतीजा आता है तो बीजेपी के लिए ये भारी झटका नहीं होगा, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बदलाव का। इसलिए कि प्रशांत किशोर वो चेहरा होंगे जो कहीं ना कहीं। सर, वजह क्या देखते हैं? मतलब ये जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इसमें बढ़त है प्रशांत किशोर की, और हम लोग भी जब ग्राउंड में थे तो प्रशांत किशोर को वोट तो पड़ा है, तो क्या वजह देख पा रहे हैं आप? ये वजह देखिए, वजह तो कम पोल का वजह पूछ रहे हैं कि एग्जिट पोल का वजह? हम पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर बढ़त के तरफ बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा था कि तीसरे नंबर पर फेंका जाएंगे, लेकिन बढ़त कुछ मिला करके जो कल मीडिया का ये अपना आकलन है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहेगा। फिर मैं यही कहूँगा, जीत जाएंगे यदि तो हार जीत का अंतर 5 से 10 स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी अगर है सर, तो क्यों भाजपा का गढ़, जिसमें भाजपा ने पूरा एड़ी का चोटी का जोर लगा दिया, उसके बावजूद भी भाजपा ये कहते रही कि राजद सेकंड नंबर की पार्टी है, प्रशांत किशोर से कोई टक्कर नहीं। उपचुनाव कुछ ऐसे होते हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहते हार गई। कुछ चुनाव में कभी कभी कुछ बड़ा मेरेकल भरा नतीजा आता है। वही अभी झारखंड में 2-3 चीफ मिनिस्टर सिटिंग हारे थे। तो ये क्या भाजपा के लिए ऐसा है कि वो कौन नहीं चुनाव हारा है? अटल जी चुनाव हारे थे, लालू प्रसाद हारे थे, नीतीश कुमार हारे थे, शरद यादव हारे थे। जेनजी का प्रभाव, ये जेनजी आंदोलन का प्रभाव रहा है। ऐसा नहीं, यंगस्टर जो है, खास करके जो 15 से 30 साल की उम्र के लड़के हैं, एक तो उसका रहा ही, वो बदलाव का हिमायती होता है। जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि रेफरेंडम है ये, तो क्या सम्राट को लेकर भी सम्राट नहीं दिखी? यदि वो रेफरेंडम कह रहे थे तो फिर वोटिंग का टर्न आउट ज़्यादा होना चाहिए था, तब ये संकेत मिलता। ये तो उनकी कड़ी मेहनत, यदि वो मैंने आपसे कहा कि 2 कैंडिडेट थे राजद के और बीजेपी के, उनको पार्टी के कैंडिडेट के कारण होने के कारण वोट मिलेगा और प्रशांत किशोर को व्यक्ति और व्यक्तित्व पर मिलेगा।
तो ऐसी स्थिति में जो कॉल दिया था वो अपीलिंग था। कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा नौकरी पाए, रोजगार के लिए जो बाहर जाना पड़ता है, यहाँ ना अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। यही सब कॉल है ना प्रशांत किशोर का। मजबूत विपक्ष के लिए भी लोगों ने वोट किया है कि यही एक सच पूछे झटका होगा राजद के लिए कि जो मुख्य विपक्षी दल है, जिसको पिछले चुनाव में अकेले सबसे अधिक पार्टी लड़ी थी ना, लेकिन 23% वोट मिला था। 25 सीट पर राजद सिमट गया और इस चुनाव में यदि ये झटका लगेगा तो उसके लिए आत्ममंथन का ये चुनाव होगा। तेजस्वी की कार्यशैली, जिस तरह से राजनीतिक उनका परफॉर्मेंस अगंभीर भी विधानसभा के इस सेशन में रहे क्या? पूरा। अच्छा, एक बात और कहा जा रहा है सर कि भाजपा से क्या अब लोगों का धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है? कांग्रेस जिस समय सरकार में थी और उस समय मोह भंग हो रहा था धीरे धीरे, और अभी तो बीजेपी की पहली सरकार ही बिहार में बनी है और सम्राट चौधरी को अब 100 दिन पूरे हुए हैं। अभी मोह भंग तो उपचुनाव से, देखिए उपचुनाव से इस तरह का आकलन करना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये भाजपा के लिए चिंतन का विषय जरूर होगा कि यदि वो चुनाव नहीं जीतती। मार्जिन कितना देख रहे हैं सर आप? 5 से 10 हजार के अंतर का ये हार जीत होगा। इतना कंटेस्ट है ना ये और जिस ढंग का है इसमें, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि तब कैसे कोई आकलन करेगा कौन जीत रहा है। भाजपा और प्रशांत के बीच में हाँ, लड़ाई तो इन्हीं दोनों की। किसका वोट काट पाए हैं प्रशांत? दोनों ही पार्टियों का? दोनों का काटा है। आरजेडी की भी वोट बैंक में संधमारी हुई है और जो एनडीए का वोट जिसको कहते हैं, एनडीए का वोट बिहार में क्या है, एंटी लालू वोट। और फिर दोनों वोट में हाँ बिल्कुल डेंट पड़ा है। ठीक है, एक अंतिम जो मुद्दा है हमारा कि दीपक प्रकाश के संकट मोचक के रूप में देवेश कुमार का नाम सामने आ रहा है, क्या अपडेट? ये भी वैसे ही डिसीजन है जैसे कि अभी बांकीपुर के चुनाव में एक कैंडिडेट नॉमिनेशन किया, दूसरे दिन फिर उसको बदल दिया। ये देखिए, दीपक प्रकाश के बारे में उन्होंने 6 मई को मंत्री पद दोबारा लिया, जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तो 6 मई से तो उनका तो 6 महीना का कार्यकाल नवंबर तक पूरेगा। तो संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से कोई फ्लोट असंवैधानिक रूप से वो नहीं बने हुए हैं। लेकिन एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया कि एक ही व्यक्ति को जो संविधान में व्यवस्था उसको 2 बार आपने नीतीश सरकार ने ही बनाया और फिर सम्राट चौधरी ने बनाया। अगर ऐसा मामला हो चुका है तो उसमें गाइडलाइन नहीं, ये गाइडलाइन कभी पंजाब का केस था, फिर इसके पहले और एक केस था अभी। लेकिन अभी स्पिरिट का सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन के। मैं मानता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है तो 6 महीना तो अभी पूरा नहीं है। 6 मई को हाँ बीच में डिसकंटिन्यू हो गए थे। तो वही पहली सरकार में हाँ एक सवाल उठता है कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार ही अवसर देंगे आप। यही सवाल पर अब सुप्रीम कोर्ट को फिर परिभाषित करना है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई उल्लंघन हो रहा हो, 6 मई का जो ओथ लिया हो तो 6 महीना ऐसे ही बना सकता है। तो इसलिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका दायर की है तो इस बार सुप्रीम कोर्ट को उसके स्पिरिट पर भी परिभाषित करना होगा। भाजपा अभी कर रही है जो अभी आज ही जो हुआ कि बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार ने इस्तीफा दिया है और अभी चर्चा है। तो ये राज्यपाल, सुनिए एक और बड़ा मुद्दा उठेगा, ये राज्यपाल कोटे से थे, अभी फरवरी मार्च में उनका पूर्णा था। तो एक व्यक्ति जो मंत्री बना है ये भी तो संविधान के स्पिरिट के साथ महाखिलवाड़ होगा। संविधान में राज्यपाल को ये प्रावधान है कि कोई सहकारिता क्षेत्र का, कोई समाज सेवा क्षेत्र का, कोई साहित्यिक क्षेत्र, स्वविवेक से नहीं, भी तो सचमुच में ये भी एक मजाक ही उड़ाना होगा। ये पद का दुरुपयोग होगा, राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग माना जाएगा। एक मंत्री को आप बेल आउट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये भी कोई, मुझे लगता है कि ये दूसरा मसला होगा, ये भी कोर्ट का मसला होगा। एक बार यहाँ कई इस तरह के विधायकों को, पूर्व विधायकों को नॉमिनेशन किया गया तो मामला कोर्ट गया था। हालांकि कोर्ट में तो जल्दी फैसला होता नहीं है, लेकिन ये भी एक कोई और कहीं ना कहीं राजनीतिक ब्लंडर ही किया जाएगा बीजेपी द्वारा। नहीं, इसमें ये बताइए सर दर्शकों को हमारे कि क्या देवेश कुमार का ही नाम क्यों, दूसरे और क्यों? अभी देखिए, अभी तो इसके पीछे का वजह मैं नहीं जानता हूँ। वो देवेश कुमार क्यों, उन्हीं को कहा गया कि ही वाज आस्क्ड टू रिजाइन। अभी तो उसमें अशोक चौधरी सहित कई लोग ना है, 12 लोग हैं उसमें, सबका कार्यकाल खत्म हो गया। लेकिन अब उन्हीं को टारगेट बनाया गया तो क्यों बने वो और क्यों पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा? ये अकेले अंदरूनी बात छनकर रही है। अभी तो मीडिया का क्यास है। अब वो क्यास है तो इतना आसान क्या है कि आज उन्होंने इस्तीफा दिया और कल राज्यपाल दीपक प्रकाश को नॉमिनेट कर देंगे। ये भी मामला कहीं न कहीं कोर्ट का मामला बनेगा। चलिए, तो मतलब ये मामला दीपक प्रकाश जो है वो उनका पीछा जो है विवाद नहीं छोड़ने वाला है। अभी ये विवाद और बढ़ेगा और कल हो सकता है कि दीपक प्रकाश का एमएलसी के पद पर नॉमिनेशन हो जाए। फिलहाल जैसा होगा अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।